चलिए जी, तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स हम लोग को पढ़ना था रे ऑप्टिक्स के बाद ही, बट आप ही में से कुछ छात्रों ने, कुछ विद्यार्थियों ने रिक्वेस्ट करा कि सर पहले मॉडर्न फिजिक्स पढ़ा दीजिए, बाद में वेव ऑप्टिक्स हम लोग पढ़ेंगे। और जो मॉडर्न फिजिक्स जिनको पढ़ना था, जब मॉडर्न फिजिक्स शुरू किए तो मॉडर्न फिजिक्स का क्लास भी वो अटेंड नहीं किए, वो भी एब्सेंट कर गए। तो कोई दिक्कत नहीं है, मॉडर्न फिजिक्स हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, आज उसका हम लोग रिविजन भी करेंगे। और अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं वेव ऑप्टिक्स। तो हेडिंग डालिए, नया चैप्टर वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स। देखो भाई, वेव ऑप्टिक्स की कहानी कब से शुरू होती है? तो कहानी शुरू होती है इसकी सबसे पहले इन 1675 न्यूटन gave his corpuscular theory of light, in which he said that light is made up of rigid and elastic particles of different shapes and sizes, which are called corpuscles। तो सबसे पहले 1675 में न्यूटन साहब ने कहा कि भाई जो लाइट होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना होता है, रिजिड होते हैं पार्टिकल्स, इलास्टिक होते हैं, साथ में उनको मासलेस भी कहा, साथ में रिजिड, इलास्टिक एंड मासलेस पार्टिकल्स जिनका शेप और साइज जो होता है वो अलग अलग होता है। उन पार्टिकल्स को नाम क्या उन्होंने दिया? कॉर्पस्कल्स। इसीलिए इस थ्योरी का नाम पड़ा है कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है। दूसरी बात इन्होंने कही कि these particles travel in straight lines। ये जो पार्टिकल्स होते हैं, कॉर्पस्कल्स जिनको हम बोल रहे हैं, वो स्ट्रेट लाइंस में ट्रेवल करते हैं। and their speed is different in different mediums। इनका स्पीड जो होता है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग हो जाता है। दूसरी बात उन्होंने ये कही। तीसरी बात इन्होंने कही कि the speed of these particles, the speed of corpuscles is more in denser medium than the rarer medium। इन्होंने कहा कि जो कॉर्पस्कल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स जिनसे लाइट बना है, उनका स्पीड डेंसर मीडियम में ज्यादा होता है और रेयर मीडियम में कम होता है। और जो चौथी बात इन्होंने कही वो ये थी कि different colored lights have corpuscles of different shape and sizes। मतलब कि लाइट्स के अलग अलग रंग के होने का जो रीजन उन्होंने दिया वो ये था कि यार जिनमें अलग अलग कलर के लाइट्स होते हैं उनमें कॉर्पस्कल्स का शेप अलग हो जाता है, और कॉर्पस्कल्स के शेप और साइज अलग होने की वजह से लाइट का डिफरेंट कलर्स आपको देखने को मिलता है। लिख लीजिए। तो सबसे पहले न्यूटन साहब ने अपनी थ्योरी, जिसको उन्होंने कहा कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट, और इस थ्योरी में उन्होंने साफ कहा कि भाई जो लाइट है वो पार्टिकल्स से बना है, उन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस्कल्स बोलते हैं। ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं और इनका अलग अलग मीडियम में स्पीड अलग अलग होता है।
खास बात इनकी ये थी, जो इनकी सबसे बड़ी गलती भी होगी, उन्होंने कह दिया यार जो कॉर्पस्कल्स होते हैं इनका स्पीड डेंसर मीडियम में ज्यादा होता है और रेयरर में कम होता है। यहीं पर यहाँ ये गलती करके पहला बहुत बड़ा गलती। दूसरी बात जो इन्होंने कही वो ये था कि लाइट्स के अलग अलग कलर्स के होने का रीजन ये होता है कि उनमें कॉर्पस्कल्स का जो शेप और साइज होता है वो अलग अलग हो जाता है। अब बात है कि ये जो थ्योरी न्यूटन साहब ने दी, इस थ्योरी में कितना दम था। तो पहला चीज तो ये कि इस थ्योरी के हेल्प से आप रिफ्लेक्शन को, रिफ्रैक्शन को और रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट जैसे फिनोमेना को आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप रिफ्लेक्शन की फिनोमेना को इससे आराम से वैलिड करा सकते थे, हो सकता था प्रूव, रिफ्रैक्शन हो सकता था, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट हो सकता था। लेकिन कुछ फिनोमेना जैसे डिफ्रैक्शन, जैसे पोलराइजेशन, जैसे इंटरफेरेंस, ये सब क्या होता है अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो जब इन फिनोमिना पर इस थ्योरी को लगाया गया तो वहां पर ये थ्योरी फेल कर गई। उन फिनोमिना को वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी न्यूटन साहब की कॉर्पस्कुलर थ्योरी। ठीक है, तो अभी इसके आगे लिखिए कि इस थ्योरी का क्या क्या रिजल्ट हुआ, मतलब कहां पर ये थ्योरी कितनी वैलिड हुई, कहां पर इनवैलिड हुई। अगला लिखिएगा, द कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट, द corpuscular theory of light, the corpuscular theory of light could successfully explain the rectilinear propagation of light, ठीक है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट को ये सही से एक्सप्लेन कर पाया। इसके अलावा क्या, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन जैसे फिनोमेना को भी ये सक्सेसफुली आपका एक्सप्लेन कर पाया। कॉर्पस्कुलर थ्योरी न्यूटन साहब का। ठीक है, बट कहां पर ये थ्योरी फेल हो गई, तो यहां पर जब आपका बात आया कि द फिनोमिना लाइक डिफ्रैक्शन, the phenomena like diffraction, polarization, the phenomena like diffraction, polarization and interference, the phenomena like diffraction, polarization and interference were not successfully explained by it। अब यहां पर जरा सा कहानी सुनिए भाई। देखो, जब न्यूटन साहब ने ये थ्योरी दी, कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट, उस वक्त न्यूटन एक बहुत बड़ा नाम बन चुके थे। ठीक है, ग्रेविटी को उन्होंने समझाया, कैलकुलस दिया, बहुत सारा काम न्यूटन ने कर दिया था। तो उनकी बात को काटना पॉसिबल नहीं था उस समय। उनके लेवल का अगर आप बोलो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसके पास वो लॉजिक नहीं था जिससे वो इस बात को, कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट को काट सके। तो इसके बाद भी दुनिया यही मानती थी कि भाई न्यूटन साहब बोल रहे हैं कि कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट में कॉर्पस्कल से लाइट बने होते हैं, तो सब लोग यही मानते थे कि ठीक है भाई, लाइट पार्टिकल से बना होता है, कॉर्पस्कल से बना होता है। ये थ्योरी जब आपका फेल हो गई यहां पर, इन फिनोमिना को अगर ये एक्सप्लेन नहीं भी कर पाया, उसके बाद भी लोगों का जो मानना था कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट को लेकर के, वो कह रहे थे कि चलो कम से कम यहां पर तो ये थ्योरी वैलिड है। ठीक है, दिक्कत क्या हुई इसके बाद? पहली दिक्कत तो यह है कि इन फिनोमिना को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरी दिक्कत हुई वो हुई आपकी 1850। दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत हुई वो हुई 1850 में, कि 1850 में फोकॉल्ट नाम के एक साइंटिस्ट थे। फोकॉल्ट ने सिद्ध कर दिया कि जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो डेंसर मीडियम में कम होता है और रेयरर मीडियम में ज्यादा होता है। और न्यूटन साहब क्या बोले थे कि डेंसर मीडियम में कॉर्पस्कल्स का स्पीड ज्यादा होता है और रेयरर में कम होता है। तो जैसे ही फोकॉल्ट ये आपका बात सिद्ध किए कि डेंसर में कम होगा, रेयरर में ज्यादा होगा, वहीं पर आपका कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट पूरी तरह से समाप्त हो गई। कमजोर तो यहीं पर हो चुके थे, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन और इंटरफेरेंस की वजह से, बट पूरी तरह से समाप्त कब हुई? जब फोकॉल्ट ने 1850 फोकॉल्ट प्रूव्ड विथ हिज एक्सपेरिमेंट्स that speed of light is less in denser medium
देन द रेयरर मीडियम। और ये बात जब इन्होंने प्रूव की फौकॉल्ट ने, तो एक तरह से न्यूटन साहब के कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट का राम नाम सत्य हो गया। लिख लीजिए। अच्छा भाई देखो, ये तो बात थी आपके पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट की, मतलब उस थ्योरी की जिसमें लाइट को पार्टिकल माना गया, जिसकी शुरुआत न्यूटन साहब ने करी थी। वेव थ्योरी जो लाइट का है, जिसमें लाइट को एक वेव माना गया है, उस थ्योरी की अगर आप शुरुआत देखेंगे कि उस थ्योरी की शुरुआत कब हुई, तो उसकी शुरुआत भी इसी के आसपास हुई थी जब न्यूटन साहब ने कॉर्पस्कुलर थ्योरी दिया था। जब न्यूटन ने कहा था कि लाइट पार्टिकल से बना है, कॉर्पस्कल से, उसी समय एक डच फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था हाइगन। अब हो सकता है उनका प्रोनाउंसिएशन हम गलत कर रहे हो, पर उनका नाम जो था हाइगन था, और उन्होंने कहा था उसी समय पैरेलली, न्यूटन के पैरेलली ही उन्होंने भी कहा था कि यार लाइट जो है वो वेव्स से बना है, पार्टिकल से नहीं बना है, वेव्स से बना है। बट क्योंकि न्यूटन साहब का कद इतना ज्यादा था कि लोग जो थे उन्हीं की बात को, उन्हीं की थ्योरी को लेकर के आगे बढ़े। बट जब कुछ थ्योरीज, कुछ फिनोमिना जब वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कॉर्पस्कुलर थ्योरी, और जब फौकॉल्ट ने उनकी थ्योरी को गलत साबित कर दिया पूरी तरह से, तब दुनिया का ध्यान आया कि यार हाइगन साहब ने तो उसी समय बोला था कि लाइट वेव्स से बना है। क्या बोला था हाइगन ने? लिखिए। इन 1678 a Dutch physicist Huygens said that light is a mechanical wave which needs a material medium for its propagation। 1678 में ही हाइगन साहब ने भी कहा था कि यार ये जो लाइट है ये कोई पार्टिकल से नहीं बना है, ये एक मैकेनिकल वेव है। तो और मैकेनिकल वेव कहने का मतलब है कि लाइट को चलने के लिए, प्रोपगेट करने के लिए मटेरियल मीडियम की आवश्यकता होगी। ये मटेरियल मीडियम वाला कॉन्सेप्ट कहां से आया? तो उस वक्त ये माना जाता था, ये समझा जाता था कि पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में एक मीडियम है, इस मीडियम को ईथर बोला जाता था। ये पहले माना जाता था कि हर समय, हर जगह, पूरे ब्रह्मांड में एक मीडियम है जिसको हम ईथर बोलते हैं, और इसी ईथर मटेरियल मीडियम के हेल्प से जो लाइट है आपका प्रोपगेट करता है। ये हाइगन साहब का कहना था। इनकी थ्योरी कितनी कारगर थी भाई? तो इन्होंने कौन कौन से फिनोमिना को सक्सेसफुली एक्सप्लेन किए? तो आपका रिफ्लेक्शन अच्छे से एक्सप्लेन किया, रिफ्रैक्शन अच्छे से एक्सप्लेन किया, आपका डिफ्रैक्शन भी इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, आपका इंटरफेरेंस भी इनकी थ्योरी ने एक्सप्लेन कर दिया। बट जब आपका पोलराइजेशन पे बात आई, पोलराइजेशन को ये एक्सप्लेन थ्योरी नहीं कर पाई। हाइगन साहब की वेव थ्योरी पोलराइजेशन के केस में उसको सक्सेसफुली एक्सप्लेन आपका नहीं कर पाई, बट रिफ्लेक्शन में, रिफ्रैक्शन में, डिफ्रैक्शन में और इंटरफेरेंस में इनकी थ्योरी पूरी तरह से कारगर थी। तो अगर ये थ्योरी इतनी तगड़ी थी, जिसमें इतना दम था कि इतने सारे फिनोमिना को वो अकेले एक्सप्लेन कर पा रही थी, तो फिर हम इनकी थ्योरी को भी पढ़ लेते हैं कि भाई हाइगन साहब ने कहा क्या था। लिखिए इसको जल्दी। चलिए जी, तो हाइगन साहब ने क्या कहा? हाइगन साहब का पहला पॉइंट था कि इन्होंने बोला कि यार एक वेव फ्रंट होता है, और वेव फ्रंट को इन्होंने सबसे पहले डिफाइन किया। वेव फ्रंट किसको कहा? इन्होंने वेव फ्रंट को कहा कि लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, locus of all the points vibrating in the same phase is called a wave front। is called a wave front। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास, मान लीजिए यहां पर कोई सोर्स ऑफ लाइट है, कोई सा भी सोर्स ऑफ लाइट है जो यहां रखा हुआ है। अब आपको पता है क्या? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अगर यहां पर सोर्स ऑफ लाइट है मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी है,
और सोर्स ऑफ एनर्जी है तो यहां से एनर्जी आपका बाहर के डायरेक्शन में क्या होगी, रेडिएट आउट होगी। तो बाहर अगर आपकी एनर्जी रेडिएट होगी तो बाहर में डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, और ऐसे जो भी पार्टिकल्स जो सेम फेज में डिस्टरबेंस की वजह से वाइब्रेट करेंगे, जहां जहां डिस्टरबेंस होगा वहां वाइब्रेशन होगा। तो ऐसे जो भी पार्टिकल्स जो सेम फेज में वाइब्रेट करेंगे वो क्या बनाएंगे, वो एक वेव फ्रंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, वो एक वेव फ्रंट बनाएंगे। ये क्या है आपका, ये है आपका पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट मतलब पॉइंट सोर्स ऑफ एनर्जी, और सोर्स ऑफ एनर्जी है तो एनर्जी अपने चारों तरफ क्या करेगी, डिस्टरबेंस क्रिएट करेगी। डिस्टरबेंस होने की चलते क्या होगा, यहां पर वाइब्रेशन होगा, और जितने भी पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट करेंगे, एक साथ वाइब्रेट करेंगे, वो क्या बनाएंगे, वेव फ्रंट बनाएंगे। आया समझ में। अगला लाइन लिखिए कि द डायरेक्शन ऑफ propagation of wave front is perpendicular. The direction of propagation of wave front is perpendicular to the wave front. is perpendicular to the wave front. जो वेव फ्रंट होगा वो किस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, तो खुद के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। जैसे ये आपका वेव फ्रंट है तो ये वेव फ्रंट किधर आगे बढ़ेगा, तो खुद के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। इधर भी क्या होगा, खुद के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका ये आगे की तरफ प्रोपगेट करेगा। आई बात समझ में। तीसरी, अच्छा पहले इतना लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट लिखिए, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। यार ये वेव फ्रंट कितने कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो पहला लिखिए, अगर आपका पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट रहेगा, अगर आपका पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, अगर पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है कुछ इस प्रकार का, अगर आपका पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है तो इसके चारों तरफ जो आपका वेव फ्रंट होगा वो कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। स्फेरिकल शेप का आपका वेव फ्रंट होगा इस पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट के चारों तरफ। इस प्रकार से आपका कुछ जो आपका वेव फ्रंट होगा वो होगा कैसा होगा, तो ये आपका स्फेरिकल होगा पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट के केस में। दूसरा, अगर आपका मान लो कि सोर्स ऑफ लाइट एट इंफिनिटी, अगर आपका सोर्स ऑफ लाइट इंफिनिटी पर है, तो आपको पता है कि जब इंफिनिटी पर सोर्स ऑफ लाइट होता है तो बहुत दूर से लाइट रेज आते आते एक नजदीक में एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है। मतलब अगर पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट बहुत दूर है तो लाइट चलते चलते क्या हो जाती है, लाइट रेज एक दूसरे की पैरेलल हो जाती है। तो इस केस में जो आपका वेव फ्रंट होगा वो क्या, वेव फ्रंट आपको पता है क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो यहां डायरेक्शन ऑफ लाइट क्या है, इधर, तो वेव फ्रंट क्या होगा, इसके जस्ट परपेंडिकुलर होगा, मतलब एक प्लेन के फॉर्म में आपका वेव फ्रंट होगा। कैसा होगा, आपको प्लेनर वेव फ्रंट मिलेगा जब आपका पॉइंट सोर्स, जब आपका सोर्स ऑफ लाइट इन्फिनिटी पर होगा, ऐसा यहां पर मिलेगा आपको प्लेनर वेव फ्रंट यहां पर मिलेगा। तीसरा अगर आपका मान लीजिए लाइन सोर्स ऑफ लाइट है, अगर आपका सोर्स ऑफ लाइट जो है आपका एक लाइन में आपका फैला हुआ है, लाइन सोर्स ऑफ लाइट है अगर आपका, तो यहां पर आपका वेव फ्रंट कैसा होगा, सपोज करिए ये आपका सोर्स ऑफ लाइट है एक लाइन के फॉर्म में, ठीक है। यहां से लाइट जो आपका रेडिएट हो रहा है चारों डायरेक्शन में, तो यहां जो आपका वेव फ्रंट होगा वो एक सिलिंड्रिकल शेप का होगा। यहां जो आपका वेव फ्रंट होगा वो एक सिलेंडर के शेप का होगा, कुछ इस प्रकार से आपका वेव फ्रंट होगा। कैसा होगा, तो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट होगा आपका इस केस में, इन केस ऑफ लाइन सोर्स ऑफ लाइट। बना लीजिए। अगला पॉइंट जो हाइगन ने कहा वो ये कहा कि every point on the wave front acts as a source of secondary disturbance. Every point on the wave front acts as a source of secondary disturbance from which
wavelets are emitted, from which small wavelets are emitted, from which small wavelets are emitted, which propagate in all direction, with the same speed as the speed of light। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपका ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट था, ठीक, इसके चारों तरफ क्या था, आपका एक डिस्टरबेंस था। डिस्टरबेंस क्या है, तो लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। तो ये आपका क्या था, ये था आपका पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, ये था आपका पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, और पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट के चारों तरफ आपका एक डिस्टरबेंस था। तो हाइगन्स साहब क्या बोलते हैं कि इस वेव फ्रंट में, इसी को उन्होंने क्या बोला था, इसी को उन्होंने बोला था वेव फ्रंट, इसको बोला था। तो बोला उन्होंने कि इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट जो है ना, हर एक पॉइंट वो एक सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टरबेंस की तरह एक्ट करेगा। मतलब इस वेव फ्रंट से छोटे छोटे वेवलेट्स जो होंगे आगे की डायरेक्शन में आपका इस तरह से प्रोपगेट करेंगे, यहां से भी निकलेगा, यहां से भी निकलेगा। जैसे यहां से आपका एक वेव निकला बाहर जो कि वेव फ्रंट बना, यहां से भी क्या करेगा, एक दूसरा वेव निकलेगा, इसी को उन्होंने बोला वेवलेट। यहां से भी एक और वेवलेट निकलेगा, यहां से भी आपका एक और वेवलेट निकलेगा, और ये जो आपका वेवलेट होगा वो हर डायरेक्शन में प्रोपगेट करेगा विद द स्पीड ऑफ लाइट। आया बात समझ में? तो वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट खुद में अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टरबेंस काम करेगा, और इसी सेकेंडरी डिस्टरबेंस के को हम क्या बोल रहे हैं यहां पर, इसको हम लोग बोल रहे हैं आपका वेवलेट। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, वेवलेट बोल रहे हैं। लिख लीजिए। लास्ट पॉइंट लिखिए कि अ कॉमन टेंजेंट टू द वेवलेट्स, in forward direction, a common tangent to the wavelets in forward direction gives the secondary wave front। कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कि आपका ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट था, इसके चारों तरफ क्या हुआ, एक वेव फ्रंट बना। वेव फ्रंट क्या होता है, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, ठीक है। अब ये जो आपका वेव फ्रंट था, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी वेव फ्रंट, ठीक है। आपको पता है कि इस वेव फ्रंट के हर एक पॉइंट से क्या होगा, इस वेव फ्रंट के हर एक पॉइंट से छोटे छोटे वेवलेट्स होंगे आपके, निकलेंगे। जैसे इससे मान लीजिए आपका वेवलेट निकला, इससे आपका ये वाला वेवलेट निकला, और ये वाला वेवलेट निकला इससे, और तीसरे वाले से आपका सपोज करो ये वाला वेवलेट निकला। आपको पता है कि ये सारे वेवलेट्स जो यहां से बाहर की तरफ निकलेंगे वो सबका स्पीड सेम होगा, ठीक है। अगर सबका स्पीड सेम होगा तो सेम टाइम इंटरवल में सारे सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। आपको पता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो क्योंकि सबका स्पीड सेम है तो इक्वल टाइम इंटरवल में सारे इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। तो मान लीजिए आगे के डायरेक्शन में, फॉरवर्ड के डायरेक्शन में, ये वाला जो आपका वेवलेट था वो कहीं आपका इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये वाला जो वेवलेट था वो आपका कहीं इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और तीसरा वाला वेव जो है आपका, ये भी आपका कहीं इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो अगर आपको पता करना है कि इनके कुछ देर के बाद आफ्टर टाइम टी, मान लीजिए यहां से यहां आने में इनको टाइम लगा टी, यहां से यहां आने में टाइम लगा टी, यहां से यहां आने में टाइम लगा टी, तो आफ्टर टाइम टी जो आपका सेकेंडरी वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन सब पर एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दो, और ये जो आप कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करके बनाएंगे ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा सेकेंडरी वेव फ्रंट, जो कि आपका टी टाइम के बाद बना। इनिशियली आपका वेव फ्रंट ये था, टी टाइम के बाद जो वेव फ्रंट बना वो आपका ये वाला बना, जिसको आपने कैसे बनाया, सारे वेवलेट्स पर आपने क्या किया, एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करके सेकेंडरी वेव फ्रंट बनाया। लिख लीजिए।
चलो जी, तो ये आपने पढ़ा हाइगन साहब का जो थ्योरी था वेव थ्योरी ऑफ लाइट, उसमें उन्होंने कैसे वेव फ्रंट को डिफाइन किया। फिर वेव फ्रंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ, अगर आपको डायरेक्शन निकालना है वेव फ्रंट का तो परपेंडिकुलर होगा, वेव फ्रंट के खुद के परपेंडिकुलर होगा। तीसरी बात उन्होंने बताई कि कितने टाइप्स के आपके वेव फ्रंट हो सकते हैं। चौथी बात उन्होंने बात करी कि वेवलेट्स क्या होते हैं, और पांचवी बात उन्होंने बात करी कि वेवलेट्स के हेल्प से हम कैसे सेकेंडरी डिस्टर्बेंस को निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो थ्योरी थी हाइगन साहब की, इसने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को और रिफ्रैक्शन को, यही तो दो फिनोमेना थे प्राइमरी फिनोमेना, इन फिनोमेना को उसने कैसे आपका एक्सप्लेन किया। तो आप जल्दी से बताइए, आपने रे ऑप्टिक्स पढ़ा है, आप बताइए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पहला एंगल ऑफ इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हाँ, दूसरा ऑल दिस थ्री लाइंस लाई ऑन अ पॉइंट ऑफ नॉर्मल, मतलब तीनों एक ही पॉइंट पे लाई करता है जो कि नॉर्मल है, तीनों एक ही प्लेन में लाई करता है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। आप बताइए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कांस्टेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा था वही आपका इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये सारे एक प्लेन में लाई करते हैं। तो अब हम बारी बारी से देखेंगे कि जो आपका हाइगन साहब का प्रिंसिपल था, हाइगन साहब का जो थ्योरी था, ये कैसे आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को और कैसे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को ये प्रूव कर रहा होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम यहां पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। मान लीजिए सपोज करिए कि ये आपका एक प्लेन मिरर था, प्लेन मिरर का सरफेस था, इधर से आपका एक वेव फ्रंट आया। क्या आया, वेव फ्रंट आया। वेव फ्रंट पहले क्या होता था, आपका लाइट रेज आता था, जैसे मान लीजिए कि आपके इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रही है, ठीक है, इधर से भी आपका लाइट रेज आ रही हैं। अब आपको पता है कि जब आपका इन्फिनिटी से लाइट रेज आती हैं तो उस केस में वेव फ्रंट कैसा होता है, एक प्लेन के फॉर्म में होता है। तो ये वाला जो आपका प्लेन आपको दिख रहा है, इसको हम बोल देते हैं आपका ए और बी, ये आपका पूरा एक प्लेन है, ठीक है। तो ये प्लेन आपका वेव फ्रंट है, जो आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट है। ये क्या है आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये है आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये है आपका, ठीक है। अब इस वेव फ्रंट का, ये जो आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट है, इसको हमने एक बार बना दिया, आप कॉपी में बना लेंगे, इसको हम यहां पे मिटा देते हैं, ठीक है। ये आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट है। इस इंसिडेंट वेव फ्रंट के दो पॉइंट्स को देखो, एक पॉइंट आपका ये है और दूसरा पॉइंट आपका ये है। आपने पढ़ा है, अभी आपने कुछ देर पहले पढ़ा है कि वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टरबेंस की तरह काम करता है। मतलब यहां से भी आपका वेवलेट्स बाहर की तरफ निकलेगा और यहां से भी आपका वेवलेट्स बाहर की तरफ निकलेगा, पक्का निकलेगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि टाइम टी में, टी टाइम के बाद यहां से जो आपका वेवलेट निकला वो आपका कहीं यहां पर पहुंचा, ठीक। और अगर टी टाइम में आपका वेवलेट यहां से यहां पहुंचा है तो यहां से भी वेवलेट निकलेगा जो टी टाइम में आपका कहीं ये भी प्रोपगेट करेगा। इस फिगर को थोड़ा और बेहतर बनाया जाए ताकि आपका फिगर जो बने वो अच्छा थोड़ा दिखने में बने। तो अगर हम इसको थोड़ा और अच्छे से बनाएं, थोड़ा और अच्छे से अगर हम इसको ड्रॉ करें, तो सपोज करिए ये है आपका मान लो यहां पर आपका आया, ये वाला आपका यहां पर टी टाइम में यहां से आपका वेवलेट यहां पर निकल करके आया, ठीक। यहां से जो वेवलेट आपका निकलेगा ये भी आपका क्या करेगा, ये भी आपका ट्रैवल करेगा। और सपोज करिए टी टाइम में ये आपका यहां से जो वेवलेट आपका निकला वो यहां पर चल करके आया। जितना डिस्टेंस ये वाला वेवलेट यहां से यहां ट्रैवल करेगा, उतना ही डिस्टेंस ये वाला वेवलेट यहां से यहां ट्रैवल करेगा ना। मतलब ये दूरी और ये दूरी, ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिस वेवलेट एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिस वेवलेट, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि आपका मीडियम सेम है और सेम मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट तो आपका सेम ही रहेगा। तो जितना दूरी इस वेवलेट ने ट्रेवल किया यहां से यहां तक टाइम टी में, उतना ही दूरी ये वाला वेवलेट यहां से यहां तक ट्रेवल करेगा टाइम टी में, ठीक है। और अगर आपको सेकेंडरी वेव फ्रंट निकालना है तो आपको क्या करना होगा, इन पर आपका एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये मिल गया आपको क्या, ये मिल गया आपको, ये आ गया आपका सेकेंडरी वेव फ्रंट। आया बात समझ में। इसको हम बोल रहे हैं ए बी, तो इसको हमने बोल दिया मान लो सी, और ये हो गया आपका पॉइंट डी। आई बात समझ में। अब देखो अच्छे से देखना, ध्यान से देखना, ये वाला क्या होता था, ये होता था आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, या अगर आपका नॉर्मल है तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस।
ठीक है। और ये कितना था, ये पूरा एंगल 90 डिग्री था, क्योंकि आपका ये वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट का जो डायरेक्शन आपका डायरेक्शन के वेव फ्रंट में और डायरेक्शन ऑफ वेव के बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो अगर ये आई है तो ये कितना हो गया 90 माइनस आई, और अगर ये 90 माइनस आई है तो ये पूरा 90 था, तो ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया आपका आई हुआ। सिमिलरली यहां पर आप देखो, अगर ये वाला एंगल आपका मान लीजिए ये आपका नॉर्मल था, ये आपका क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये एंगल पूरा 90 डिग्री, ये पूरा 90 कैसे हुआ, तो ये आपका वेव फ्रंट है, ये आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है, दोनों के बीच में एंगल क्या 90 डिग्री। तो अगर ये आपका आर है तो ये कितना हो गया 90 माइनस आर, और अगर ये 90 माइनस आर है, ये पूरा 90, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका आर। आई बात समझ में। अब देखना इन दो ट्रायंगल्स को, देखिए ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी को देखो, और देखो ट्रायंगल सी डी ए, ट्रायंगल सी डी ए को देखो, ठीक है। आप देखो ये वाला जो साइड है AC दोनों में कॉमन है, इस वाले ट्रायंगल में भी AC है, उस वाले ट्रायंगल में भी AC है, तो AC हो गया आपका, AC आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका कॉमन साइड, ठीक है। ये जो आपका एंगल है, यहां पर जो आपका एंगल बन रहा है, ये कितना होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये आपका डायरेक्शन ऑफ वेव है और ये आपका वेव फ्रंट है, तो ये एंगल 90 डिग्री। यहां पर भी ये आपका क्या है, ये आपका वेव है और ये आपका डायरेक्शन ऑफ वेव है, दोनों के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री। और ये वाला जो साइड है, ये जो आपका AD है, ये जो आपका AD और ये आपका क्या BC, ये दोनों इक्वल है। आपने खुद बोला है कि भाई आपका यहां से जो वेवलेट चला यहां तक जितना पहुंचा, जो आपका BC डिस्टेंस है वो आपका किसके बराबर होगा, AD के। जो यहां का वेवलेट निकला और यहां तक पहुंचा, BC और AD दोनों क्या होगा आपस में, BC और AD आपका बराबर होगा। तो दो साइड्स आपके बराबर हो गए, AC बराबर हो गया, BC और AD बराबर हो गया, और एक एंगल आपका 90 डिग्री हो गया। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हुए? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल आपने पढ़ा है स्कूल में, RHS कॉन्ग्रुएंसी। तो आपके ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो आपका यहां से बोल सकते हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या है, बराबर है। और यही तो आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई बात समझ में? बना लीजिए इसको। हाँ ये समझ में आया कैसे हाइगन साहब के प्रिंसिपल ने, हाइगन साहब के वेव फ्रंट के हेल्प से आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को यहां पर प्रूव किया। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होके बराबर होता है। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आते हैं आपके लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पे। अगला लिखिएगा, रिफ्रैक्शन के बारे में हम बात करते हैं और देखते हैं कि हाइगन के वेव थ्योरी ने इसको कैसे जस्टिफाई किया। तो मान लीजिए ये है आपका दो मीडियम्स है, ये आपका क्या है, ये आपका मान लो मीडियम 1 है, ये आपका मीडियम 1 है और ये है आपका मीडियम, ये है आपका मीडियम, सपोज करिए ये है आपका मीडियम, ये है आपका मीडियम 2। मीडियम 1 है आपका लेट अस सपोज रेयरर मीडियम है, और मीडियम 2 जो है वो आपका डेंसर मीडियम है, ठीक है। यहां पर भी क्या होगा, लाइट आएगा और आपका एक वेव फ्रंट आकर के सपोज करिए इस मीडियम पर यहां पर स्ट्राइक किया। ये था आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, ठीक है। और आपका वेव का एक जो वेव फ्रंट है, लेट अस सपोज इसको हम A और इसको हम B बोल रहे हैं, इसने यहां पर आकर के इस इंटरफेस पर इसने स्ट्राइक किया, ठीक। मीडियम 1 में मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो है ना, स्पीड ऑफ लाइट जो आपका मीडियम 1 में है उसको हम v1 बोल देते हैं। यहां पर आपका स्पीड ऑफ लाइट v1 है और यहां पर आपका स्पीड ऑफ लाइट जो है वो आपका यहां पर है आपका v2 है। अब आपको पता है कि रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होता है, तो v1 जो होगा वो v2 से क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक। अब मान लो कि आपका ये जो आपका वेव फ्रंट है, जो आपका प्लेन वेव फ्रंट है AB, इसके दो पॉइंट्स को पकड़ते हैं, पॉइंट A और पॉइंट B को। आपको पता है कि इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस की तरह काम करेगा। मतलब A से भी आपके वेवलेट्स निकलेंगे और B से भी आपके वेवलेट्स निकलेंगे। मान लेते हैं कि टाइम t में B से जो वेवलेट निकला वो आपका टाइम t में यहां तक पहुंच चुका है, आपका टाइम t में वो इस पॉइंट तक पहुंच चुका है आफ्टर टाइम t। तो अगर टाइम t में इस वाले वेवलेट ने डिस्टेंस ट्रेवल कितना करेगा, v1 इंटू टी, क्योंकि ये आपका मीडियम 1 में ट्रेवल कर रहा है। और आपको पता है क्या डिस्टेंस होता है आपका, क्या स्पीड इंटू टाइम,
तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बी से सी तक आने में, तो यहां से इस मीडियम में स्पीड कितना था v1, और v1 को हमने टाइम t से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां से जो वेवलेट निकला वो पॉइंट सी तक आने में डिस्टेंस ट्रेवल किया आपका v1 इंटू टी। ठीक है, पॉइंट ए से भी वेवलेट निकलेगा और पता करते हैं कि ये जो आपका वेवलेट यहां से निकलेगा टी टाइम में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो ये वाला जो वेवलेट है यहां से आने के आगे ये मीडियम 2 में चलेगा, मीडियम 1 में तो चलेगा नहीं। तो मीडियम 1 में मान लीजिए इसने आपका v1 v2 इंटू टी आपका डिस्टेंस ट्रेवल किया। क्यों? क्योंकि आपका डेंसर मीडियम में लाइट का स्पीड कितना है v2 और v2 कम है। तो अगर आपका v1t डिस्टेंस bc और आप इसका डिस्टेंस को आप तुलना करेंगे तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो आपका इसकी तुलना में कम होगा, क्योंकि आपका स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 कम हो चुका है। तो ये डिस्टेंस आपका AD जो होगा वो आपका लेस देन क्या होगा, BC के होगा। और इस वाले एंगल को आप, इसी वाले एंगल को तो क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मान लीजिए टी टाइम के बाद यहां से जो वेव फ्रंट निकला वो यहां पहुंचा है और टी टाइम के बाद यहां से जो वेव फ्रंट निकला था वो यहां पहुंचा है, तो अगर आप सेकेंडरी वेव फ्रंट बनाने जाएंगे तो आप क्या करेंगे, कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया आपका सेकेंडरी वेव फ्रंट। आया बात समझ में? ये अच्छे से स्ट्रेट लाइन इसको बना देते हैं। सपोज करो ये जो है वो है आपका सेकेंडरी वेव फ्रंट, क्या है आपका डी और सी। ठीक, अब देखो ये जो आपका एंगल था ये वाला था आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये पूरा एंगल 90 था तो ये हो गया आपका 90 माइनस आई, और ये 90 माइनस आई हो गया तो ये आपका हो गया आई। उसी तरह आपका ये एंगल आर है तो ये एंगल कितना हो गया, 90 माइनस आर। अगर ये 90 माइनस आर है और ये 90 है तो ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया आपका आर। आया बात समझ में? अब देखना थोड़ा पहले स्पेस बना लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी ये एंगल 90 डिग्री है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में देखिए अगर आप साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस लिखने जाएंगे साइन आई, तो साइन आई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहां पर परपेंडिकुलर कौन है, बीसी, तो बीसी अपॉन हाइपोटेनस कौन है, हाइपोटेनस है आपका एसी, तो बीसी अपॉन एसी हो गया। और बीसी कितना है, v1 इंटू टी, तो हम इस साइन आई को क्या लिख सकते हैं, v1 इंटू टी अपॉन एसी। ठीक है, इस ट्रायंगल में देखिए ट्रायंगल एडीसी में इन ट्रायंगल एडीसी यहां पर आपको लिखना है साइन आर। साइन आर को आप क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहां पे परपेंडिकुलर कौन है आपका, एडी अपॉन हाइपोटेनस क्या है आपका, एसी, एडी अपॉन एसी, और एडी को आप क्या लिखेंगे, v2 इंटू टी लिख सकते हैं। तो एडी हो गया आपका v2 इंटू टी अपॉन एसी। ठीक, अब देखो ये है आपका साइन आर। अगर हम साइन आई बाई साइन आर निकालें, अगर हम साइन आई और साइन आर का रेशियो निकालें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v1 t बाई ए सी डिवाइडेड बाई v2 t बाई ए सी होगा। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, v1 t बाई ए सी इंटू ए सी बाई v2 इंटू टी। एसी से एसी हो गया आपका कैंसिल, टी से टी हो गया आपका कैंसिल, तो आपका साइन आई अपॉन साइन आर कितना आया, साइन आई अपॉन साइन आर आया v1 अपॉन क्या आया, v1 अपॉन v2। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को तो हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। आई बात समझ में? तो इस तरह से हाइगेंस साहब के प्रिंसिपल ने, हाइगेंस साहब के थ्योरी ने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को भी, जो आपका स्नेल्स लॉ था, उसको इन्होंने जस्टिफाई करा। लिख लीजिए, हो गया, लिख लिए दोनों लोग। समझ में आया कैसे इस प्रिंसिपल ने, हाइगेंस प्रिंसिपल ने दोनों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को जस्टिफाई किया है। ठीक है, इससे आगे कल हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटरफेरेंस। ठीक है, और देखेंगे इंटरफेरेंस को कैसे, आपको क्या होता है इंटरफेरेंस और कैसे आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस है। बहुत इंपॉर्टेंट कल का लेक्चर होने वाला है, तो कल का लेक्चर तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दूसरी बात, आप लोग जो मॉडर्न फिजिक्स का आपको 4 चैप्टर हमने कल ग्रुप पे बताया था, उसका रिविजन करके आए हैं आप लोग? कल नहीं कर पाए थे, बाहर चले गए। तो उसका रिवीजन आज जाके घर पे कीजिए। ठीक है, हमको अगर कल मन किया तो कल, नहीं तो परसों, जिस दिन मेरे को मन करेगा उससे हम क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे। 4 चैप्टर, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम्स, न्यूक्लियाई एंड सेमीकंडक्टर्स, ये आपके जुबान पर होने चाहिए। इनके सारे फॉर्मूले, सारे थ्योरी, सारे कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, चलिए।